और गुड इवनिंग। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ रह गए सभी बच्चे क्लास में? सभी अगर स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो एक बार अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, है ना। विनय आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, रूपा आ चुकी है, सिया कुमारी आ चुके हैं, अखिलेश कुमार आ चुके हैं। गरिमा कह रही है क्लास नहीं चल रही है। गरिमा बेटा क्लास स्टार्ट होने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। सुमित गुड इवनिंग, पंकज गुड इवनिंग, प्रशांत गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाओ फटाक से, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप आ जाओ तो मुझे एक बार ये बता देना कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर ही होगा वैसे, जैसे मुझे दिख रहा है वैसे तो यहां से तो क्लियर है। बाकी आप लोग बताओ। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से, देन इसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद स्टमक का यानी पेट का सारा खाना कहा जाता है। सारा का सारा खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ड्यूडेनम जो पार्ट होता है उससे 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। पहली ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सा होता है? लीवर, यकृत। कल हमने लीवर के बारे में पढ़ा कि लीवर क्या करता है, कितना बड़ा होता है, लीवर कहाँ होता है। फिर हमने पढ़ा कि लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो बाइल जूस होता है वो हमारे खाने में जो फैट या लिपिड्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और उनको डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, बस ये अम्ल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद हमने लीवर के कुछ अलग से फंक्शंस पढ़े जो हर एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चा क्या क्या था? लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, लीवर विटामिन को स्टोर कर सकता है, लीवर फैट को स्टोर कर सकता है। लीवर जब भी आपके बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसका स्टोर हाउस कौन कहलाता है? लीवर कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि लीवर जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में अगर लीवर को हम 10-20% हमारा लीवर खराब हो जाता है तो हम उसका ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते हैं, बिकॉज लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन होता है जिसका ट्रांसप्लांटेशन परसेंटेज में पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गन हमारे बॉडी में नहीं होता है बच्चा। ये सारी चीजें A to Z मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुकी थी। अब बच्चा आपको याद है मैंने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ऐसे देखो, ऐसे ड्यूडेनम आ रहा था ना आपका, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ, तो ये वाला जो पार्ट था इसी को तो हमने ड्यूडेनम बोला था। तो इसी हिस्से से इधर तो आपका लीवर हो गया था जो हम कल पढ़ चुके हैं। अब पेड़ के पत्ते जैसा एक और ऑर्गन होता है यहां पर जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। और मैंने कहा था ना आजकल पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत सुनने में आ रहा है। जो MP MLA ये सब होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, इनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो रहा है ना। मनोहर पारिकर जी की डेथ हुई थी ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। सभी लोग थोड़े से जागरूक होने लगे थे कि पैनक्रियाटिक कैंसर भी कुछ होता है, राइट। चलो फिर अब पैनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है, हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं पैनक्रियास को? तो बच्चों ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहाँ पे खाना पड़ा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल खाना पड़ा है। तो पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास अपना जूस बनाता है और वो जूस बना के इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रांसफर कर देता है। और पैनक्रियास से जो जूस बनता है उसको बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस, उसको हम अग्नाशय रस बोलते हैं। और उसमें एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो भैया हम यहाँ पर पैनक्रियास पढ़ रहे हैं। जरा सुनिए, पैनक्रियास कैसा होता है? इट इज ए लीफ लाइक ऑर्गन। लीफ लाइक ऑर्गन का मतलब है पेड़ का जैसा पत्ता होता है ना वैसा। अशोक का पेड़ देखा है ना, अशोक का पेड़ देखा होगा, उसका पत्ता देखा होगा ना, हम दिवाली में घर के बाहर लगाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे ही स्ट्रक्चर का आपका पैनक्रियास ऑर्गन होता है। और बच्चा इस ऑर्गन की प्रॉपर डिस्कवरी हुई है, यानी कि इस ऑर्गन के बारे में लोगों को सबसे पहले किसने बताया था, इसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने की है? तो आपको बताना है लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने। लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने पैनक्रियास की डिस्कवरी की थी। अब पैनक्रियास से हमारे बॉडी में एक जूस बनता है। पैनक्रियास एक जूस बनाता है, एक रस बनाता है। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि पीने वाला जूस, ना ना ना, ये जूस पीने वाले नहीं होते हैं। ये जूस
या तो आयन से भरे हुए होंगे, या सोल्ट से भरे हुए होंगे, या एंजाइम से भरे हुए होंगे। तो इनको पीने वाले जूस मत समझ लेना आप। तो पैनक्रियाज से जूस बनता है, उस जूस का नाम होता है पैनक्रियाटिक जूस बच्चा, पैनक्रियाटिक जूस। और हिंदी में लिखोगे अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस श्रावित होता है। पैनक्रियाज से जो जूस बनता है उसी को हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और आप जानते हैं एक दिन में 1 लीटर 1 लीटर पर डे पैनक्रियाटिक जूस हमारे बॉडी में बन बन के सिक्रीट होता रहता है। अब पैनक्रियाज ने बनाया और बना के पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज कहां ट्रांसफर कर देता है? तो बच्चों सुनो जरा, ऐसे आपका लीफ जैसा ऑर्गन पैनक्रियाज, और इससे ऐसे एक डक्ट आती है, एक नली आती है, और ये नली कहां लेकर आती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ऐसे पैनक्रियाटिक जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है ऐसे, और जिस डक्ट के थ्रू आता है ना, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है? नली, पतली सी नली। तो इस नली को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक नली। और इसी नली की सहायता से इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आपका पैनक्रियाटिक जूस आ जाता है। कितना? एक दिन में 1 लीटर पर डे बनता है। ठीक है बच्चों। और पैनक्रियाटिक जूस आप बोलोगे मैम जैसे बाइल जूस को गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा था, वैसे पैनक्रियाटिक जूस को कोई स्टोर करता है क्या? नहीं, पैनक्रियाटिक जूस एक्सेस अमाउंट में बनता ही नहीं है। लीवर एक्सेस अमाउंट में बाइल जूस बना सकता है, लेकिन पैनक्रियाज उतना ही पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जितनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली। इसलिए याद रखिएगा कि इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है अलग से किसी भी आपके ऑर्गन में। ये कहां पे आता है? ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आके गिर जाता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस आया और आके कहां गिरा? खाने में। खाने में खाना कहां पड़ा है? ये रहा। ये कौन सा पार्ट है? ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। किसका पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये छोटी आंत का भाग है। अब बच्चों इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 बहुत ही फेमस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है? हाँ जी, मुझे फटक से एक आंसर करो क्वेश्चन का, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है? जल्दी बताइएगा, कौन बताएगा? कुशीराम बच्चा अपलोड हो चुके हैं। गुड इवनिंग रूपा, गुड इवनिंग कुमारी, गुड इवनिंग कुशीराम बेटा। हाँ जी जल्दी बताओ, जो बाइल जूस बना था उसमें कौन सा एंजाइम होता है? बाइल जूस में कोई एंजाइम होता ही नहीं है। मैं कल चिल्ला चिल्ला के 5-6 बार पढ़ाई थी, हमारे बॉडी में जो बाइल जूस बनता है, जो पित्त रस होता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। फिर डाइजेशन किसकी हेल्प से करता है? वो अपने बाइल सोल्ट, वो अपने पित्त लवणों की हेल्प से डाइजेशन करता है। और ये क्वेश्चन ना स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूं। जबकि बच्चा पैनक्रियाटिक जूस में पूछ लेना कि एंजाइम होते हैं क्या, आपको कहने बिल्कुल होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस में 3 बहुत ही फेमस एंजाइम है। कौन कौन से? नंबर 1 पे लिख दो ट्रिप्सिन एंजाइम। नंबर 1 पे लिख दो ट्रिप्सिन। आपको याद करना ही, सारे एग्जाम में आ जाएगा। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कहां बनता है? पेप्सिन एंजाइम कहां बनता है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहां बनता है? ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। ट्रिप्सिन नंबर 2 पे लिखो, यहां पर अमाइलेज 2 नंबर पे लिखो अमाइलेज एंजाइम, हिंदी में सेम नाम है अमाइलेज एंजाइम। और नंबर 3 पे आता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो बच्चा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो अग्नाशय से जो रस निकलता है, उस रस में 3 फेमस एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इसका मतलब मैम जैसे ही पैनक्रियाज ने अपना जूस यहां डाला, उस जूस में 3 एंजाइम भी आ गए। हाँ जी आ गए। और ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? अब डाइजेशन करेंगे, अब डाइजेशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपका यही है कि भैया ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, अमाइलेज किसका करेगा, लाइपेज किसका करेगा? एक एक करके हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? तो आपको लिखना है ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अच्छा कैसे याद करोगे? देखो बच्चा ट्रिप्सिन की स्पेलिंग में पी आता ना, तो पी से प्रोटीन,
ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अमाइलेज, अमाइलेज जब भी हो ना, ऑप्शन में आपको ढूंढना है कार्बोहाइड्रेट। सलाइवरी अमाइलेज याद है आपके सलाइवा में था, उसने भी किसका डाइजेशन करा था? उसने भी तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा था। तो बच्चा अमाइलेज एंजाइम हमेशा जहां पर भी अमाइलेज शब्द होगा वो कार्बोहाइड्रेट से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स, तो ये किसका डाइजेशन करेगा? ये लिपिड्स, जिनको हम कॉमनली फैट या वसा के नाम से जानते हैं। तो तीन 6 क्वेश्चन बन गए बच्चा। कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन से एंजाइम किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करता है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलो अब सुनो नेक्स्ट, कैसे कैसे करते हैं ये डाइजेशन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी तक जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें इससे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे हुआ था? याद है? एक फोटो दिखाती हूं, याद आ जाएगा आपको। ये किसकी फोटो है? ये आपके पेट की फोटो है। ये किसकी फोटो है? आपके पेट की। और याद है बच्चा आपको कि पेट में कौन सा एंजाइम निकला था? पेप्सिन। और पेप्सिन ने किसको पचाया था? मैंने कहा था पी से पेप्सिन, पी से पेट, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया था, लेकिन क्या प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हुआ था वहां पे? नहीं हुआ था मैम, है ना? तो बच्चा अब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करने का काम इस ट्रिप्सिन का है। तो जो भी आपके पेट से नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आई है, कैसे? तो सुनो बच्चा, प्रोटीन जो है वो पहले बदल जाता है किसमें बच्चा? आपको मैंने पढ़ाया था पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदलता है ना? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में। तो अगर पीछे से कोई अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आई है तो उस पे ट्रिप्सिन अटैक करेगा और उसको पचाने का काम करेगा। उसको पहले तो बदल देगा पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, फिर उसी पेप्टाइड या पेप्टोन को किसमें? अमीनो एसिड में बदल देगा, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देगा। और बच्चा मैंने आपको पढ़ाया था जब प्रोटीन अमीनो एसिड में आ जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन जितना होना था उतना हो चुका है, अब आगे नहीं होगा, अब आगे नहीं होगा। क्लास का पीएनजी नहीं होता है बेटा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा देना। नोट्स बना लो ना साथ में, थोड़ा बहुत तो आप भी मेहनत करेंगे ना संजू? हाँ जी। अब बताओ, प्रोटीन को पहले ट्रिप्सिन ने पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदला, फिर पेप्टाइड्स और प्रोटीन जो पेप्टोन्स है उनको अमाइनो एसिड में बदल दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, आप लोग आंसर करोगे। आप मुझे बताओ कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले 2 फेमस एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला कौन सा हो गया? पेप्सिन। और दूसरा कौन सा हो गया बच्चा? ट्रिप्सिन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो बोथ वाला ऑप्शन ठीक करके आओगे कि नहीं करके आओगे? यस मैम। अब एग्जाम में पूछ ले, पेप्सिन कहां बना था? पेट में। ट्रिप्सिन किसने बनाया? पेनक्रियाज ने। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में कुछ अलग नहीं आएगा। तो ट्रिप्सिन ने अपना काम कर दिया। हाँ जी मैम, कर दिया। किसको पचाने का? प्रोटीन को पचाने का। अब प्रोटीन जितनी पचनी है भैया पच गई, अब नहीं पचेंगी इससे आगे। मुकुल हेलो बेटा, इससे ज्यादा नहीं पचेंगी अब प्रोटीन, जितनी पचनी थी यहां तक पच चुकी है इसी ड्यूडेनम में। अब नेक्स्ट सुनो, अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट कहां डाइजेस्ट हुई थी? मुंह में। क्या पूरी हो गई थी? नो मैम। तो बच्चा जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हम किसकी फॉर्म में खाते हैं? हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, आपको याद है। तो अब कंप्लीट स्टार्च को किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज में कौन सा एंजाइम? यहां लिख दो, अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। हो गई बात खत्म। अब आपसे पूछ ले, स्टार्च को माल्टोज में कौन कौन सा एंजाइम बदलता है? भाई एक लार में सलाइवरी अमाइलेज था और दूसरा अमाइलेज है, तो बोथ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब तीसरा है लाइपेज। लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स।
लिपिड्स का डाइजेशन करेगा, जिसको हम आम तौर पे फैट, वसा के नाम से भी जानते हैं। लिपिड्स और फैट पहले फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगी और बच्चा फिर ये आगे चल के ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होती है सब समझ में आएगा। ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। किसने किया आप बताओगे? लाइपेज एंजाइम ने, लाइपेज ने ये काम करा बच्चा। आपको बोर्ड पे देख के एक बात समझ में आ गई और मैं भी आपको समझा दूं बहुत अच्छे से। यहां तक जितना डाइजेशन होना था ना वो हो गया, अब नहीं होगा आगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना वही वेस्ट फूड में बदलेगा, वही मल कहलाएगा, जिसको आप क्या करते हो? एक्सक्रीट आउट कर देते हो, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था पहले आप खाना खाते हो, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। खाया पच गया, अब इसका अवशोषण भी तो करवाना पड़ेगा ना, एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा ना। बिना एब्जॉर्प्शन करवाए तो ये फिर आपके पोटी में निकल जाएंगे, समझ रहे हो आप? और आपके शरीर में तो कमजोरी आ जाएगी, इन सबकी कमी हो जाएगी। किसकी? अमीनो एसिड की, और साथ में आपके माल्टोज की, ट्राइग्लिसराइड की, फैटी एसिड्स की, इन सबकी कमी हो जाएगी। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं, इस फोटो से समझेंगे हम, इस फोटो से बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे कि बच्चा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था ऐसे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था इस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट था, इस ड्यूडेनम में इधर लीवर था, इधर पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियाज। लीवर ने अपना जूस डाला, पेनक्रियाज ने अपना जूस डाला। यहां आते आते डाइजेशन हो गया कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब नीचे की तरफ खाना जाएगा ना, कहां पे? जेजुनम और इलियम में। जेजुनम और इलियम ये भाग हैं, इनमें जब अब खाना जाएगा तो अब होगा न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, अवशोषण होगा। अब ये जो अमीनो एसिड, ये ट्राइग्लिसराइड, इनका अवशोषण तो करवाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इतना तामझाम क्यों कर रहे थे हम? अगर इनको वेस्ट फूड में बाहर निकाल देते साथ में, तो हमारे फिर क्या मतलब खाना खाने का? समझ रहे हो आप? तो बच्चा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते आते लगभग डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं लगभग इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज और ये ज्यादा खाते हो, सुक्रोज, तो उनका थोड़ा सा आगे भी जाके डाइजेशन होता है, जो भी हम बात करेंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब सुन लो जरा नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या बताने वाली हूं। मैंने कहा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम कहानी की तरह समझना बच्चा, सबको समझ में आएगा, कुछ टफ नहीं है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल है मैम, है ना। ये हम पढ़े थे जेजुनम वाला भाग, ये ड्यूडेनम वाला भाग, और ये इलियम वाला भाग। ड्यूडेनम में इस हिस्से से यहां पर आपका लीवर था इस तरीके से, और यहां पर पेड़ के पत्ते जैसा आपका ये रहा पेनक्रियाज। हो गया, पेनक्रियाज ने अपना जूस बनाया, लीवर ने अपना जूस बनाया, यहां डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म हो गई। अब यहां से जब नीचे की तरफ खाना आएगा, यहां से ऐसे ऐसे खाना यहां से जाएगा, तो बच्चों अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन बना के फॉर्म में पढ़ा दूंगी आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैम हम सनलाइट क्यों लेते हैं? सनलाइट से विटामिन डी हमारे बॉडी में बनना ज्यादा हो जाता है, इसलिए सनलाइट लेते हैं। और विटामिन डी हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन हमारे लिए सनलाइट को जरूरी नहीं है, नहीं भी लोगे तो काम चल जाता है, क्योंकि विटामिन डी के लिए आप दूध पीते हो, आप अंडा खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो। ठीक है, चलो सुनो, क्या होता है कि जैसे ही यहां से खाना नीचे की तरफ निकला स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम और इलियम, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं पे आपको समझना है।
तो क्या होता है वो सुनो बच्चा। यहां से जब निकलता है खाना तो उस खाने में स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का रस भी डालती है एक। ये आपको नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, मैं फिर से कह रही हूं, अच्छे से पढ़ लो, कमेंट मत करो, ठीक है। ये देखो भानु जी को प्रोसेस बता दो एक बार, किसका प्रोसेस। मैं अभी विटामिन पढ़ा रही हूँ या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ? भानु जी पहले मुझे ये बताइए, हाँ कैसे काम चलेगा? ज्यादा प्रोफेसर बन रहे हैं आप तो। सुनो क्या कि जब यहां से खाना निकलेगा तो इंटेस्टाइन अपना खुद का जूस भी डालती है और इंटेस्टाइन से जूस बनता है, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उसको आंतीय रस कहते हैं। यानी कि हमारी आंत से भी एक रस बनता है, और याद रखिएगा कौन सी आंत से? सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से बनता है। और इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 बहुत ही फेमस एंजाइम होते हैं। सारे एंजाइम के नाम पूछूंगी आपसे, तब देखती हूँ भानु जी आप कितना आंसर कर पाते हैं। पहला एंजाइम सुक्रेज एंजाइम है ये। दूसरा माल्टेज, माल्टेज। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जिस वर्ड के एंड में एज लगा हुआ होता है वो एंजाइम होता है। अमाइलेज, लाइपेज, है ना, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज। ये 3 एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस में होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्यों होते हैं, ये क्यों होते हैं? बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। सुक्रोज के लिए आप क्या खाते हो बताओ? आप गुड़, चीनी, शहद, गन्ना, चीनी से बनी हुई सारी चीजों में सुक्रोज होता है। माल्टोज किसका डाइजेशन करता है? माल्टेज एंजाइम माल्टोज का करता है। माल्टोज, और माल्टोज आपको पता है अभी स्टार्च खाया था वो माल्टोज में बदल जाता है। स्टार्च के लिए आप रोटी खा रहे हो, आप ब्रेड खा रहे हो, आप फल फ्रूट खा रहे हो, उनमें स्टार्च मिल रहा है आपको, है ना। आलू में बहुत स्टार्च होता है, कॉर्न मक्के में बहुत स्टार्च होता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को कन्वर्ट करता है। और बच्चा लैक्टोज किस में होता है? परसों की क्लास में तो पढ़ाया था कि दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। अब सुनो जरा, क्वेश्चन कैसे आएगा उस पे बात करते हैं, ठीक है। देखो इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन से बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जैसे ही ड्यूडेनम से नीचे की तरफ खाना आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जूस बना के उस खाने में डाल देगी, और उस जूस में सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज 3 फेमस एंजाइम रहते हैं। जिस शब्द के एंड में एज लगा हुआ होता है वो हमेशा एंजाइम ही होता है, ठीक है। सुक्रेज सुक्रोज का डाइजेशन करेगा, माल्टेज माल्टोज का डाइजेशन करेगा, लैक्टेज लैक्टोज का डाइजेशन करेगा। ओके, अब कैसे? अब वो सुनो कैसे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहां से हटा दे, बाद में बनाएंगे क्वेश्चन। देखो बच्चा, जो भी आप सुक्रोज खाते हो उस सुक्रोज के ऊपर कौन सा एंजाइम अटैक करेगा? सुक्रेज एंजाइम। और सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। बच्चों एग्जाम के कैसे क्वेश्चन आते हैं सुन लो। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल जोड़ने से क्या बनता है? सुक्रोज। या एग्जाम में आएगा सुक्रोज से टूटने से क्या मिलता है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। कौन सा एंजाइम तोड़ा? सुक्रेज। कहां होता है? इंटेस्टाइनल जूस में। ये लो, इसको समझाने के लिए मैं इतनी देर से समझ रही थी आपको ना। दूसरा सुनो, माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम? माल्टेज अटैक करेगा, और बच्चा माल्टोज को तोड़ देता है ये एंजाइम 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि 2 ग्लूकोज जुड़ के एक माल्टोज बनाते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप ये चीज। नेक्स्ट सुनो, लैक्टोज के ऊपर अटैक करता है लैक्टेज एंजाइम, और इसको तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज में। ये लो बच्चों, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेना ऐसे। अब आप मेरे को कहोगे
अरे मैम, इतनी सारी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है क्या? ग्लूकोज का अपना काम है, फ्रक्टोज का अपना काम है आपके बॉडी में, गैलेक्टोज का अपना काम है, आपको ये खानी ही पड़ेंगी। और जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, मैंने कहा था अप्रोक्स 70% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट अकेला दे देता है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट खानी भी तो ज्यादा पड़ेंगी ना, इसलिए इसका डाइजेशन भी इस तरीके से होता। समझ में आया? विनीता बेटा, आपको आपका ही कमेंट दिखेगा, बाकी सबके नहीं दिखेंगे। आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे लास्टली बता दूं, जब ड्यूडेनम से नीचे की तरफ खाना आएगा, उस खाने में छोटी आंत खुद का भी एक जूस डालती है, जिसको हम आंतीय रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, और उसमें 3 एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा, पचने के बाद सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। माल्टेज माल्टोज को बदलेगा, किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। बच्चों इसको अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, या तो इधर से इधर पूछेगा या इधर से इधर पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा लेकिन जरूर। पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ना था आपको यहाँ पे, जेजुनम और ड्यूडेनम वाले, जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में। अब क्या होगा? अब क्या होगा सुनो, दूसरा मैंने कहा ना, दूसरा क्वेश्चन। और मैंने अभी बोला कि भाई डाइजेशन होना था वो हो लिया, अब सच में हो लिया डाइजेशन, अब लगभग नहीं, अब जितना होना था उतना हो लिया। अब होगा इसी हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले हिस्से में, अब होना लगेगा न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है बच्चा कि जेजुनम और जो इलियम वाले भाग है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके अंदर अगर आपसे पूछ ले क्या होता है, तो आपको लिखना है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का नहीं होता है, पानी का नहीं लिखना है आपको, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होना शुरू हो जाता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है बच्चा, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपको जगह चाहिए अच्छी खासी। अब मैम हमसे पूछ ले एग्जाम में कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो हम लिख के आएंगे SI। SI का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब बात यह है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों हुआ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 6.25 मीटर लंबा पाइप है, अच्छा खासा लंबाई है इसका, और सारी जगह है, और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो अंदर से इनका पाइप ऐसा होता है। अब देखो बच्चा, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है? इसके पास है या इसके पास? ऑब्वियस ये बात है, इसके पास यहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती है ना, इनको विलाय या बच्चा आपको मिलेगा माइक्रोविलाय लिखा हुआ, इनको विलाय या माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर कहते हैं। हिंदी में विली या सूक्ष्म विली कहते हैं। दिखाती हूं कैसी होती है, सारी चीजों की फोटो है मेरे पास, ये देखो, दिख रही है? दिख रही है? इस तरीके से ये देखो, ये ऐसे होती है अंदर से, देख रहे हो जगह, देख रहे हो कितनी सारा सरफेस एरिया पड़ा है। तो बच्चों, और इसी सरफेस एरिया के अंदर यहीं पे होता है न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। अब न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन का मतलब है जो डाइजेस्टेड है, यहां पर सारे के सारे डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट थे उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं किस किस का हुआ, अमाइनो एसिड, प्रोटीन जितनी भी खाई वो किस में बदल गई? अमाइनो एसिड में। जैसे लिख दो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, जैसे आप लिख दो बच्चा फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन, जैसे आप लिख दो गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन, जैसे आप लिख दो बच्चा इसके साथ साथ
ट्राइग्लिसराइड का अब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे यहां पर अवशोषित हो जाते हैं। हो गए? कहां पे हुआ? विली या माइक्रोविली में। मैं एक बार फिर से लास्टली समझा रही हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में लगभग डाइजेशन हो जाता है, यानी कि वहां पे कंप्लीट हो गया। जो आपने खाना खाया था उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट लिए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपकी फैट, उनका हो गया। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ज्यादा खाते हैं और बहुत सारी फॉर्म में खाते हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का जूस बना के भी उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ओके।